बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जितनी भी सारे फीचर्स हैं तो वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ और इसके बाद जो है फिर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और ये पाकिस्तान जो वजूद में आया तो ये 3 जून प्लान के तहत ये वजूद में आया, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है क्योंकि ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था इसको, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और इसी प्लान में यही था कि ये जो इंडिया है तो इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो एक साइड पर जो है वो मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी में इसको डिवाइड करना है। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे तो वो जिसको जो है पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिससे पाकिस्तान बना, ठीक है, मतलब जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज आ गए। तो इसी तरीके से ये इस प्लान के तहत, 3 जून प्लान के तहत वजूद में आया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इससे पहले 11 अगस्त को 1947 को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है बना दी गई, जिसमें जो है 1945 और 46 में जो इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो इसके तहत जो है जो भी बंदे जो है वो पास हुए थे तो वही इसके मेंबर्स थे, जिसमें जो है उस टाइम कायद-ए-आज़म को जो है उस असम्बली का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले, और इसी तरीके से कायद-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी मुंतखब किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये होता है। और बाद में जो है आइन के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ कोशिशें जो है वो शुरू ही से किए जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए एक आइन बना दिया जाए, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि इब्तिदा ही में शुरू ही में बहुत सारे मसाइल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, कायद-ए-आज़म हो गए या लियाकत अली खान हो गए, तो वो शुरू में इब्तिदा में आइन नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स थी, मनी की प्रॉब्लम्स थी, साथ में जो है बंगाल के साथ वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है, वाटर प्रॉब्लम बहुत सारे चल रहे थे जिसकी वजह से जो है वो आइन नहीं बना पाए। तो और लेकिन कोशिश जो है वो की गई। साथ में जो है जो कायद-ए-आज़म है तो इसकी जो डेथ होती है तो वो भी बहुत जल्दी होती है, मतलब कि पाकिस्तान बनने के बहुत जल्दी जो है इसकी डेथ होती है। और लियाकत अली खान जो है उसने अपनी ज़िंदगी उसने भी कोशिश की, जिसने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किए जो कि अभी भी हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है इसी में, और साथ में जो 1962 और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसमें एज ए प्रीएम्बल के तौर पर मौजूद थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। साथ में फिर जो है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 2, और फिर जो है लास्ट में सिकंदर मेहता जो पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे तो इसने जो है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन दिया, लेकिन जिसको जो है कुछ ही महीनों के बाद उसको एब्रोगेट किया गया और पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगता है। वो मार्शल लॉ जो है अयूब खान लगाता है, और अयूब खान जो है जब इक़्तिदार में आता है और प्रेसिडेंट जब बनता है तो वो एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन देता है 1962 में, जिसको फिर दोबारा जो है जब वो चलता है तो इसको एब्रोगेट करता है, ठीक है। तो यही सिलसिला जो है हमारे मुल्क में चलता है। और फिर जो है जब 1970 में जो है फॉल ऑफ ढाका होता है, बांग्लादेश जो है वो हमसे जुदा होता है, जिसमें हमने जो है 1970 की इलेक्शंस जो है आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि 1970 में जब इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो शेख मुजीबुर रहमान होता है तो वो मेजॉरिटी के साथ जो है वो पास होता है, लेकिन इसको जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहा, तो जिसकी वजह से वो हालात बहुत ख़राब होते हैं और फिर जो है बांग्लादेश हमसे जुदा होता है। तो फिर जो सेकंड नंबर पर इसमें जो वोट है जो है वो ली थी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ली थी। तो जो अब जो शेख मुजीबुर रहमान है वो तो जुदा हो गया, अपने मुल्क जो है वो चला गया और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पर जो है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है तो वो पाकिस्तान के पहले जो है वो पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं।
तो ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये इसने दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक जर्नल टर्म है। ठीक है, तो इसको हर एक जो प्रोफेसर है, राइटर है, अपने अंदाज से वो डिफ़ाइन करता है। तो इसकी कोई भी डिफिनीशन हो सकती है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ डेट द स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक किस्म की वे ऑफ लाइफ है, मतलब कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जो कि स्टेट ने अपने लिए चुना होता है कि वो स्टेट जो है वो किस तरीके से काम करेगा, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से बनेगी, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, वो किस तरीके से डिसमिस होगी, असेंबलियाँ किस तरीके से बनेगी, मतलब कि मुल्क के अंदर जितनी भी जो भी काम हो रहा होगा तो वो किस तरीके से होंगे। तो ये तमाम जो डिटेल होती हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। या इसको हम इसी तरीके से भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डेट द स्टेट इज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। इसी तरीके से भी कह सकते हैं, या इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स के, मतलब कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है या लेजिस्लेचर है, तो इसका क्या फंक्शन होगा, किस तरीके से काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल के साथ लिखी होती है। ठीक है, जिस तरह एक कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये जो कॉलेज होगी तो इसमें के अंदर ये रूल्स फॉलो होंगे, इसके तहत जो है हम काम करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे, टीचर्स के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे, तो उस रूल्स को देखते हुए इस इदारे के अंदर काम किया जाता है। तो इसी तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत वो कंट्री और इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, तो वो काम करते हैं। तो फिर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये 14 अगस्त 1973 को पास किया गया और जो कि अभी तक मौजूद है। तो इसकी साइलेंट फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया हो और वो रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में मौजूद हो, तो इसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में गुजरे हैं, 1956 का, 1962 का, तो वो दोनों भी रिटन थे, और साथ में ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ठीक है, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में मौजूद है, मतलब कि रिटन फॉर्म में मौजूद है, किताबी शक्ल में ये कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका इसको हम जो है वो पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन कहते हैं। तो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के वो पार्ट्स, वो हिस्से जो कि पार्लियामेंट से पास किए गए हैं, एक्ट्स के फॉर्म में जो मौजूद है, तो इसको हम रिटन तस्वर करते हैं। ठीक है, और जो कन्वेंशन है, क्योंकि हम कहते हैं कि 1973 का जो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कन्वेंशन पर ज़्यादातर वो बेस करता है, तो वो जो कन्वेंशन है तो वो अनरिटन है। लेकिन अगर हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मतलब कि ये रिटन फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट है कोडिफाइड। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं तो वो इसको हम कहते हैं कि ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कोडिफाइड जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, कोडिफाइड मतलब कि इसको कोड्स दिए गए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सेक्शन 302, तो जब हम ये बोलते हैं कि सेक्शन 302 तो डायरेक्ट जो है हमारे जहन में आता है कि सेक्शन 302 मतलब कोई कत्ल वगैरह का केस है। ठीक है, आर्टिकल 62, 63 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, या ये जो प्रेसिडेंट यूज आर्टिकल 89 टू पास ऑर्डिनेंस, ये जो लिखा गया है 58(2)(b), जो कि अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन पहले जो है ये मौजूद था। तो जैसे ही हम वो नंबर जो है वो जो हिंसा होता है तो वो बोलते हैं, तो इससे तो हमारे जहन में पूरा आता है कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे क्लास में जो है हर एक जो स्टूडेंट होते हैं तो उसकी एक रोल नंबर होती है। तो सर जो है जब अटेंडेंस लेता है तो जैसे ही वो रोल नंबर बोलता है कि रोल नंबर 8, तो उस बंदे को पता चलता है कि ये मेरे बारे में बात करें, मुझे जो है वो बुला रहा है। ठीक है,
मेरा नाम जो है वो ले रहा है। तो जैसे जो है सर वो हिंसा जो है वो बोलता है, नंबर बोलता है, तो वो समझ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम वो जो हिंसा होता है, वो जो कोड होता है, वो उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। तो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो वो कोडिफाइड होते हैं। नेक्स्ट है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का क्या मतलब है? प्रियम्बल का मतलब ये है कि अ, आप लोगों ने जो है कोई बुक देखा हो, कोई भी आप जो है वो बुक उठा रहे, तो इसके स्टार्ट में जो है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो कंटेंट होता है, जिसमें तमाम जो कंटेंट लिखा होता है, और वही कंटेंट की जो डिटेल होती है तो वो उस बुक के अंदर फिर मौजूद होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 1949 के जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, तो वो हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो वहाँ पर मौजूद है, एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है, बाद में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें एक अमेंडमेंट करके अब जो है वो मुकम्मल तौर पर ये जो प्रियम्बल है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुकम्मल तौर पर हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी शख्स जो है अब इसको अमेंड नहीं कर सकता। तो ये प्रियम्बल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। नेक्स्ट, स्टेट रिलीजन। तो स्टेट रिलीजन जो है, ऐसे दुनिया में कम ममालिक है जिनका स्टेट रिलीजन है, मतलब कि इसकी जो स्टेट है तो इसकी एक रिलीजन मौजूद है। तो हमारे पाकिस्तान का जो है एक स्टेट रिलीजन है। स्टेट रिलीजन का मतलब ये है कि इसको सरकारी मज़हब जो है वो कहा जाता है, तो वो इस्लाम है। स्टेट रिलीजन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कवानीन बनेंगे, जितने भी लाज बनेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो होंगे। अगर वो ला जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो पाकिस्तान में पास नहीं किया जाएगा। तो इसको कहते हैं कि स्टेट रिलीजन, मतलब कि मुल्क के अंदर जो भी होगा तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा। रूल ऑफ लॉ, तो ये तकरीबन दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आप लोगों को मिलेगी। रूल ऑफ लॉ मतलब कि मुल्क के अंदर जो है जो भी काम होगा, जो भी लॉ बनेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू जो भी लॉ बनेगा तो वो क्या होगा, वो किस तरीके से होगा। कोई भी शख्स जो होगा या कोई भी सिटीज़न होगा तो वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि तमाम जो लोग होंगे तो वो लॉ के नीचे होंगे। लॉ से कोई भी शख्स जो है वो ऊपर नहीं होगा। या जो है हम ये कह सकते हैं कि जो कानून होगा, जो लॉ होगा, तो इसके नज़र में जो है तमाम बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमीर के लिए अलग कोई कानून होगा और गरीब के लिए अलग कानून होगा। तो इसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, मतलब कि एक लॉ जो है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम कंट्री के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए जो लॉ होगा तो वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट, हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न का मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से जो है इसको अमेंड करना चाहे या इसको एब्रोगेट करना चाहे, इसमें कोई तब्दीली लाना चाहे, तो इसको क्या होगी, सज़ा दी जाएगी। और सज़ा क्या है, इसको डेथ सेंटेंस, मतलब कि इसको सज़ाए मौत जो है वो दी जाएगी, या जो है इसको ताहयात इसको जेल में बंद किया जाएगा। तो ये इसकी सज़ा होगी। इसी वजह से हमारे ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अभी तक मौजूद है और इसको अभी तक एब्रोगेट नहीं किया गया। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि जितने भी जो बुनियादी हुकूक होंगे, इंसान के बुनियादी हुकूक, तो वो हमारे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसी में मौजूद है, जो कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल्स है तो इसमें वो तमाम जो है जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है तो वो इसमें लिखे गए हैं, जो कि मौजूद है। नेक्स्ट है फेडरेशन। तो हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट होगी तो वो किस तरीके से होगी, हमारे मुल्क में फेडरेशन होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी, मतलब कि जो पावर होगा तो वो डिवाइड होगा बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास होगा, और मतलब कि हमारा जो सेंटर है, ठीक है, इस्लामाबाद, और कुछ जो है जो पावर है तो वो डिवाइड होंगे बिटवीन द प्रोविंसेस में, केपी के, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान जो है कि पावर डिवाइड होंगे। कुछ खास जो पावर होंगे तो वो सेंटर के पास होगा। ठीक है, मतलब कि दुनिया में अगर देखें तो जितनी भी कंट्रीज है जिसमें फेडरेशन है तो जो ख़ास किस्म के पावर है, जैसे कि मिलिट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, फॉरेन रिलेशन वगैरह, तो वो जो है सेंटर के पास होते हैं, और बाकी जो पावर होती है तो वो प्रोविंसेस के पास होती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो वो भी यही है कि जो सूबे होंगे तो वो खुद मुख्तार होंगे, उनके पास जो है वो पावर होगी।
बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि हमारे जो है टू हाउसेस के, जैसे पाकिस्तान में जो है एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस के। अपर हाउस जिसको हम जो है सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हम जो है नेशनल असेंबली कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारा 1956 और 72 का जो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो यूनी कैमरल था, लेकिन ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये बाई कैमरल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो इसमें दो बंदे होते हैं, एक हेड ऑफ दी स्टेट होता है और एक हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होता है। तो जो हेड ऑफ दी स्टेट होता है इसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं और ये नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब ये है कि ये जो है जस्ट बराए नाम होता है, इसके पास इतने पावर नहीं होता। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये इसके पास रियल पावर होता है, क्योंकि यही जो है वो असेंबली बनाता है, कैबिनेट बनाता है, तो तमाम जो पावर होती है तो वो इसके पास होती है। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो पाकिस्तान में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पाकिस्तान में जो है वो दो लैंग्वेज है। जो नेशनल हमारी जो कौमी ज़ुबान है तो वो उर्दू है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी जो दफ्तरी ज़ुबान है, जो दफ्तरों में वो लिखी जाती है और जो बोली जाती है, तो वो इंग्लिश है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि हमारे जो अदलिया है, हमारे जो जजेस होंगे तो वो आज़ादाना फ़ैसला करेंगे, मतलब कि किसी के प्रेशर या दबाव में आकर वो प्रेशराइज नहीं होंगे, बल्कि आज़ादाना जो है वो फ़ैसला करेंगे। किसी प्रेशर वगैरह में आकर कोई फ़ैसला जो है वो चेंज नहीं करेगा। मुकम्मल इसको आज़ादी हासिल होगी। रिजिड का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर इसको अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये रिजिड है। हमारा ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको हम मुकम्मल तौर पर रिजिड नहीं कह सकते, इसको हम सेमी रिजिड कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इतना, इसमें जो अमेंडमेंट है तो वो ना इतना मुश्किल है और ना इतना आसान है। ठीक है, अगर अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वो मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है तो वो बहुत ही रिजिड है, सख्त है। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम सेमी रिजिड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ज़रूरी है अगर कोई शख्स जो है इसमें अमेंड करना चाहे। और अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दुनिया में जो सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और इसके जो साइलेंट फीचर्स थे तो वो हमने देखे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।